इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीसीएस 2022 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2023 के पॉलिटी के क्वेश्चंस किए हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स बाय द। राइट टू एजुकेशन को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड 93rd अमेंडमेंट एक्ट, 86 या फिर 71st। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो, 86 अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 21A पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे एनफोर्सेबल होते हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए अगर किसी का राइट टू एजुकेशन वॉयलेट हो रहा है, ये राइट अगर किसी का वॉयलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 21A में ये कहा गया है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जो कि पार्ट 4 में है, और पार्ट 4 जो है वो हमारा DPSP है। तो इसमें भी पहले से प्रोविजंस दिए हुए थे एजुकेशन के, लेकिन फिर भी हमें क्या ज़रूरत पड़ गई उसको फंडामेंटल राइट बनाने की? देखो, क्योंकि जो DPSP होता है वो एनफोर्सेबल नहीं होता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी अगर उसका वॉयलेशन हो रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 45 में जैसे लिखा है कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो अगर स्टेट नहीं कर रही है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक DPSP है। ठीक, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि कोई भी स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 45 जो है उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, और अब आर्टिकल 45 में ये लिखा है कि स्टेट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी बच्चों को जब तक कि वो 6 साल के नहीं हो जाते हैं। ऑल्सो एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A। 86 अमेंडमेंट से ही आर्टिकल 51A में एक और नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन 86 अमेंडमेंट के बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। तो इसमें ये कहा गया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड स्टेट मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? मणिपुर 62, गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403 और उत्तराखंड 70। ये बताना है कि कौन से स्टेट में कितनी MLA सीट्स हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर 62। ये गलत है, मणिपुर में 62 नहीं है, 60 है। ठीक है, बाकी सही है। गोवा में 40, उत्तर प्रदेश 403 है और उत्तराखंड 70। क्या होता है कि हर स्टेट जो है वो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है। जो MLA होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ एन इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहाँ से इलेक्ट होते हैं, MLA रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन उत्तर प्रदेश डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 23 जनवरी? द करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी। देखो, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसलिए मई 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि वो 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट करेंगे।
और ये जो सेलिब्रेशन है उसको प्रपोज किसने किया था? गवर्नर राम नायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय। जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए, उसको इस्टेब्लिश कौन करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न्ड स्टेट्स, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न्ड स्टेट्स। यूपीएससी और एसपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लेकिन ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको किस केस से लाया गया? तो ऑप्शंस ये हैं, केशव नंदा भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1964, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केशव नंदा भारतीय केस। जो केशव नंदा भारतीय केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर टर्म जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इस डॉक्ट्रिन के पीछे ये आइडिया था कि पार्लियामेंट जो है वो कभी भी ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस ना करे जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाए। तो केशव नंदा भारतीय केस में ये जो डॉक्ट्रिन है वो लाइमलाइट में आई, और ये कहा गया उस केस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे कभी भी छीना नहीं जा सकता, उसे कभी अलग नहीं किया जाएगा। जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the other as reason. Assertion: the 73rd amendment of the constitution is considered to be a watershed in the history of local self-government in India. Reason: the 73rd Constitution Amendment conferred the much coveted constitutional status on पंचायत। तो देखो, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या हुआ था, चेंजेस लाए गए थे। और ये 73rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक वाटरशेड मूवमेंट माना जा रहा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जा रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि क्या था ना कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था, और जब भी किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही राइट है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट और एक नया स्केड्यूल ऐड किया गया। पार्ट 9th ऐड किया गया और 11th स्केड्यूल को ऐड किया गया। ग्राम सभा को पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन बताया, और ग्राम सभा के कुछ फंक्शंस डिसाइड किए गए और कुछ पावर्स बताई। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ये कहा गया कि 3 टायर पंचायत सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा हर स्टेट में। 3 टायर सिस्टम मतलब विलेज लेवल पे, देन इंटरमीडिएट लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एससी और एसटी के लिए हर लेवल पे सीट रिजर्व की जाएंगी, और ये जो सीट्स रिजर्व की जाएंगी एससी एसटी की, वो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से की जाएंगी हर लेवल पे। और ये जो इलेक्शंस हैं पंचायत के, वो कौन कंडक्ट कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे पंचायत के इलेक्शंस को। अगला क्वेश्चन है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की, उसको कौन एग्जामिन करता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, द एस्टिमेट कमिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
पब्लिक अकाउंट कमिटी, जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है वो कैग की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग को इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड भी कहा जाता है और इससे चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है वो एग्जामिन करती है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। फिर ये जो कैग की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है उसको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। कैग जो है वो अपनी 3 रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के सामने रखता है। पहली है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन सेकेंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट है। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है उसको 1921 में फाउंड किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये याद रखना जरूरी है कि इसको 1921 में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंडर फाउंड किया गया था और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। 1966 से लेकर 1967 तक क्या था कि जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी से ही होते थे, लेकिन अभी एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है उसके जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से आते हैं। जो टेन्योर होता है चेयरमैन का और मेंबर का वो 1 साल का होता है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कौन सी है तो वो होती है एस्टिमेट कमिटी। जो एस्टिमेट कमिटी है उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और सभी मेंबर जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है वो एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके जितनी भी रिपोर्ट्स और जो अकाउंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करने का काम किसका होता है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट? द आंसर इज बी 1990। पेसा एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1996 में और इसको इनैक्ट किया गया था primarily to protect the rights of tribal population living in 5th schedule areas. Next question है, the first interim national government was announced on? पहली interim national government जो है वो कब अनाउंस की गई थी? 25th of August 1946, 24th August 1946, 23rd अगस्त या फिर 22nd अगस्त 1946। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 25th of अगस्त। जो पहली इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट है उसको अनाउंस किया गया था 25th of अगस्त 1946 को। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड। इंटरिम गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो बनाई गई टू ओवरसी द ट्रांजिशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम अ ब्रिटिश कॉलोनी टू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ब्रिटिश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, देन सिटीजनशिप और लास्ट में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारा यूनियन टेरिटरी किस में है? पार्ट 1 में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? पार्ट 4th ए में। देन सिटीजनशिप पार्ट 2nd और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4th में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन है सिटीजनशिप एक्ट, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फिर उसके बाद है लास्ट वन। तो बी आपका सही ऑप्शन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप दिया हुआ है। देन पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 32 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 डीपीएसपी गिवन है। फिर उसके बाद आर्टिकल 51A पार्ट 4th ए में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है। ये जो आर्टिकल है 51A इसको ऐड किया गया है 42nd एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। फिर उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से
एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे पास इस टाइम कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर assuming the office of the president of India? प्रेसिडेंट का ऑफिस एज्यूम करने से पहले इनमें से किसने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो नहीं एज्यूम किया, एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं सर्व किया? ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर आर वेंकटरामन? तो इसका सही आंसर होगा नीलम संजीवा। बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है हमारी कंट्री का। आर्टिकल 63 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को मेंशन करता है। इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। इनडायरेक्टली इन्हें चूज़ किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन? कौन से अमेंडमेंट से दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 डेजिग्नेटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो 69th अमेंडमेंट एक्ट था 1991 का, उससे जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया। इट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, और ऑल्सो क्रिएटेड स्टेट असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट। और आदित्य झा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, आदित्य झा जो है वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के। आर्टिकल 239 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वही स्पेशल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करता है दिल्ली को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम? तो इसका सही आंसर होगा टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। ठीक है, बाकी ये जो है हमारी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि पार्ट 4th ए में दी हुई हैं। पार्ट 4th ए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था।